नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज सोमवार के दिन यानी कि कल के दिन उत्तराखंड में कोरोना केसेस की संख्या में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। उसी पर आपको सबसे पहले बताते हैं कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन कल सोमवार के दिन केसेस में थोड़ी कमी आई है, लेकिन रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। एक दिन में पूरे उत्तराखंड में 128 लोगों की जान गई है। ये कोरोना से हुई मौतों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ देहरादून के ही अलग अलग अस्पतालों में 94 लोगों ने दम तोड़ा है। हम अगर नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर 24 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना केस की बात करें तो सोमवार को यानी कि कल के दिन राज्य में 5,403 नए केसेस सामने आए, जिसमें देहरादून में सबसे ज्यादा 2,026 केसेस देखे गए। 3,344 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। कोरोना के एक्टिव केसेस 50,400 के पार पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज की सबसे बड़ी अपडेट के रिकॉर्ड तोड़ 94 मौतें हुई हैं एक ही दिन में। तो उत्तराखंड में अगर कर्फ्यू की बात की जाए तो 3 दिन के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई तक की कर्फ्यू रहने वाला है। बाजार खुलने का समय भी अब दोपहर 12 बजे तक के लिए कर दिया गया है। लेकिन कर्फ्यू से कोरोना की चेन टूटती हुई नहीं दिख रही है। अब हालात ऐसे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन की ओर इशारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना से बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। हालात को सुधारने के लिए पहले 27 अप्रैल को एक हफ्ते का कर्फ्यू लगाया गया, फिर कर्फ्यू को 6 मई तक बढ़ा दिया गया। बाजार की टाइमिंग दोपहर 2 बजे से घटाकर 12 बजे कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके हालात बहुत बेहतर नहीं दिख रहे। तो सवाल है कि क्या उत्तराखंड अब पूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि फैसला जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। जनता जो चाहती है वही हम करेंगे। कर्फ्यू होगा सर? जनता चाहती है हम करेंगे, वही करेंगे जो जनता चाहती है। कुछ ही समय बाद आपके सामने वो विषय आ जाएगा कि हमको आगे क्या करना है। मुख्यमंत्री जनता के हिसाब से फैसले की बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोग हों या फिर एक्सपर्ट्स, सभी का कहना है कि ये कोरोना की लहर नहीं बल्कि सुनामी है। इसे थामने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन जरूरी है। सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। ऐसे 3 दिन करके लॉकडाउन बढ़ाने से कोई भी यहाँ पे उपाय नहीं निकला। दोपहर 2 बजे तक पूरे शहर में आदमी बिना रोक टोक कहीं भी घूम सके। इस समय लोग समय का दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और जो छूट मिली हुई है अभी उसका भी दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, जिससे कि ये संक्रमण रोकने में नहीं आ रहा है। राजधानी देहरादून और हरिद्वार में बहुत ज़्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस, संक्रमण दर जो है वो इन 2 जिलों में बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। तो ऐसे में ये 3-3 दिन का जो लॉकडाउन सरकार लगा रही है, सरकार को बहुत सख्ती के साथ जो है एक लंबे पीरियड का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कोरोना से रोजाना लोग मर रहे हैं, केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 3-3 दिन कर्फ्यू आगे बढ़ाने का फैसला कारगर होता नहीं दिख रहा और धीरे धीरे हालात कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और आइए अब सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी देहरादून से दीपांकर भट्ट इस समय लाइव मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आई है कल के, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं। 100 के आंकड़े को छूती हुई मौतें डरा रही हैं प्रदेशवासियों को। अब क्या कंप्लीट लॉकडाउन लगने की संभावना है? बिल्कुल कंचन, आंकड़ों में भले ही थोड़ी कमी आई हो, क्योंकि 2 दिन ऐसे थे जब 6,000 से ज्यादा केसेस आए थे और अब जो केसेस हैं वो 5,500 के आसपास है। तो बहुत बड़ी कमी भी इसे नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि 700 से 800 केसेस की थोड़ी राहत ये है, लेकिन जो डेथ्स हैं वो लगातार बढ़ रही है। कल 128 डेथ हुई है, जिसमें 94 डेथ देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है और काफी ज्यादा डेथ जो है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। पिथौरागढ़, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में भी डेथ हुई है कोविड की वजह से। अब जो सवाल है कि आज 4 तारीख है और माफ कीजिए, अब 6 तारीख सुबह तक बढ़ाया गया है यहाँ पर कर्फ्यू को, जो बड़े शहर है वहां पर। फिर आप 3 दिन बढ़ाएंगे, ये ऑप्शन अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप अगर आपको लॉकडाउन करना है और आप वाकई कोरोना की चेन को तोड़ना चाहती है सरकार, तो अब चाहे उनके विधायक को पूर्ण फर्तियाल को हम जिस तरीके से सुन रहे थे, अरविंद पांडे जो मंत्री हैं उनका भी ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि आपको कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर जो कोरोना की चेन ब्रेक करने की कोशिश की गई, उसके लिए कंप्लीट लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प था और वही आखिरी विकल्प अब उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास भी बचा है, क्योंकि आपके पास जितने मरीज
मरीज हैं उसके सिर्फ 5 गुना से भी कम आपके पास व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में आप कैसे केसेस का इस संक्रमण को रोकेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फाइनल विकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लास्ट विकल्प आपके पास लॉकडाउन है, और अब उस विकल्प पे उत्तराखंड सरकार को विचार करना पड़ेगा। लेकिन इस चैलेंज से पार कैसे पाया जाएगा दीपांकर भट्ट, क्योंकि देखा जाए तो 3 दिन का जो लॉकडाउन लग रहा है वो तो सक्सेस होता हुआ दिख नहीं रहा, और खुद प्रदेशवासी भी अब मांग कर रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन लग जाए। सरकार के मंत्री भी मांग कर रहे हैं, विधायक भी मांग कर रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन लग जाना चाहिए। सवाल अगर ये लिया जाए कि कब तक लग सकता है, क्या इस बार 6 तारीख को जो ये कर्फ्यू खत्म होगा, क्या उसके बाद हम लॉकडाउन लगता हुआ देख सकते हैं प्रदेश में? बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखेंगे 1 हफ्ते के कर्फ्यू के बाद जो 3 दिन के लॉकडाउन की बात आई, और उसमें 3, 4 और 5 तारीख, और तो इसमें जो लोगों के रिव्यूज आए, जिनसे हमने बातचीत की, चाहे उसमें पत्रकार हो, चाहे उसमें सीनियर लोग हो, या फिर उसमें आम लोग हो, सभी का यह मानना है कि अब आप कोरोना की चेन को कर्फ्यू से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। मार्केट में लोग उसी तरीके से घूम रहे हैं। जब तक आप पूरी तरीके से कंप्लीट एक बार लॉकडाउन नहीं करेंगे 10 से 15 दिन का, तब तक इस चेन को ब्रेक करना सरकार के लिए मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहीं पे है कि अधिकारी क्या रिव्यू मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं, अधिकारी किस तरीके से मुख्यमंत्री को समझाते हैं। क्योंकि फैक्ट ये है, अगर आप जमीन पे देखेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन बेड कम है, आपके पास वेंटिलेटर्स कम है, आपके पास इस वक्त आईसीयू कम पड़ रहे हैं, 51,000 आपके 55,000 एक्टिव केसेस हैं, 8,000 के आसपास आपके पास पूरे बेड सब कुछ मिला के पूरे स्टेट में। तो 8 को 55 से आप गुणा करके देख लीजिए तो कितना गुणा या ज्यादा मरीज आपके स्टेट में है। और उसमें अगर क्रिटिकल केसेस को आप मान लीजिए कि 1000 भी क्रिटिकल केसेस है रोज के, तो उन 1000 क्रिटिकल केसेस को टैकल करना अब गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है यहां पर। तो अब अधिकारी किस तरीके से मुख्यमंत्री को बताते हैं कि लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प होगा। दीपांकर, एक सवाल मेरा आपसे सख्ती को लेकर है। बार बार कल भी ये खबरें सामने आई थी कि जो भी कर्फ्यू का पालन नहीं करेगा या फिर सरकार के गाइडलाइन को बियॉन्ड जाके काम करेगा तो उनके ऊपर सख्ती बढ़ती जाएगी। लेकिन सख्ती बढ़ते जाने वाली तो तस्वीरें कहीं सामने आ नहीं रही हैं। कर्फ्यू में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या माने, यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी फेलियर देखा जाएगा? पुलिस प्रशासन के फेलियर से बड़ी बात यह है कि जो लोग दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में इस वक्त आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो गांव में खासतौर पर जा रहे हैं पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी काउंटिंग का अभी तक कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है कि कितने लोग अभी तक पहाड़ों में वापस लौट चुके हैं, वो लोग कैसे लौटे, उनके संक्रमण की स्थिति क्या है। होम आइसोलेशन की चेकिंग की बात गवर्नमेंट कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको चेक किया जा रहा है, लेकिन तमाम उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं कि कहीं पर भी होम आइसोलेशन के लोगों को इस तरीके से चेक किया जा रहा हो ऐसे उदाहरण नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता कंचन अब इस बात की है कि शहरों में तो भले ही आप चेक कर भी लेंगे इस स्टेटस तक, लेकिन गांव में बहुत मुश्किल है। गांव तक पहुंचना और उन लोगों तक सख्ती से पालन कराना ये बहुत मुश्किल होता हुआ देखा जाए। दीपांकर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है यहां पर कि राज्य में 5 चरणों की रणनीति पर काम चल रहा है। पहले टेस्टिंग की जाती है, फिर कॉन्टैक्ट टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद मरीज को आइसोलेट किया जा रहा है, फिर इलाज हो रहा है, और इन सब के बाद वैक्सीनेशन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव के जो दावे हैं वो बड़े बड़े दावे हैं, 5 पॉइंट्स भी वो गिनवा रहे हैं, लेकिन हालात ये साफ कर देते हैं कि ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, फिर आइसोलेशन की है, उस पर्सन को हमें आइसोलेशन में कर रखना है, एंड सेकेंडली ट्रीटमेंट है, एंड लास्ट वैक्सीनेशन है। तो 5 हमारा स्टेप्स की जो स्ट्रैटेजी है, स्टेट गवर्नमेंट लगातार इसी स्ट्रैटेजी में चल रही है। आपने हमारा मीडिया बुलेटिन में भी देखा होगा कि हमारे जो कंटेनमेंट जोन्स हैं अब सब्सटैंशियल नंबर हमारा बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 282 कंटेनमेंट जोन्स अलग अलग माइक्रो। कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने कंस्ट्रक्टर खरीद के लिए सांसद निधि के दिए 50 लाख रुपए। सीएम तीरथ सिंह रावत से बातचीत करने के बाद कंस्ट्रक्टर कमी पर चर्चा की गई थी। उत्तराखंड के कई अस्पतालों में ये ऑक्सीजन उपकरण दिए जाने वाले हैं। सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि वो अनेक संस्थाओं के माध्यम से भी सहयोग के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों को कोरोना के दौरान पैरोल दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और आईजी जेल को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि कैदियों को इस महामारी से बचाने के क्या इंतजाम किए गए हैं। कैदियों के लिए दवाइयों के साथ बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड, मास्क की क्या व्यवस्था है।
श्रीनगर गढ़वाल की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय में 50 लाख रुपए की लागत से 5 बेड का आईसीयू, जबकि बेस अस्पताल में 9.5 करोड़ रुपए लागत का 30 बेड का कोविड आईसीयू 1 महीने में बनकर तैयार होगा। इसकी घोषणा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने की है। उन्होंने कोविड की समीक्षा करते हुए, बैठक करते हुए इस बात का जिक्र किया। हमारा श्रीनगर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे 5 बेड का आईसीयू बनेगा। दूसरा जो हमारा मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, यहाँ पे भी 30 बेड का अब नया आईसीयू बन रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, चंपावत की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर लोहाघाट सीएचसी में निरीक्षण को पहुंचे हुए डीएम और एसपी के सामने हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं, जब बिना परमिशन के अस्पताल का ज्यादातर जो स्टाफ है नजर ही नहीं आया, तो वहीं लोहाघाट सीएचसी के उपस्थिति रजिस्टर में डॉक्टर सोनाली मंडल के एडवांस में ही सिग्नेचर्स पाए गए हैं, जबकि अस्पताल के 3 सफाई कर्मचारी जो हैं वो कई दिनों से ही लापता हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर डीएम ने सीएमएस की जमकर फटकार लगाई है। साथ ही सीएमओ को 3 दिन के अंदर लापरवाह स्टाफ पर कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। कुछ समस्याएं अस्पताल की हैं, जैसे गंदगी यहाँ काफ़ी है, कुछ लोग अनऑथराइज एब्सेंट चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। 2 या 3 दिन में ही इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट मैं इनसे लूँगा, ये कार्रवाई करके मुझे बताएंगे। चमोली में कोरोना संक्रमण के 169 मामले सामने आए। पोखरी के शरणाचाई गांव में 400 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले के थराली सीएचसी में इलाज के दौरान 2.5 महीने की बच्ची की मौत हुई है। बच्ची कोविड की एंटीजन जांच में पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद मां और दादा की रिपोर्ट नेगेटिव आई, बच्ची की दादी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। के द्वारा बताया गया कि एक बच्ची जो आलकोट कुलसारी की रहने वाली है, 2.5 महीने की बच्ची, जिसको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था। जब उसका इलाज के दौरान ही उसकी डेथ हो गई और कोविड टेस्ट करने के बाद एंटीजन जब किया गया तो बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। जो उसको साथ में लेके आए थे बच्ची की मम्मी, दादी और दादा। बच्ची की मम्मी और दादा नेगेटिव हैं और बच्ची की दादी को भी पॉजिटिव पाया गया है। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से भी कोविड मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। इस क्रम में आपको बताएं कि कोविड आईसीयू में भर्ती एक गंभीर कोविड महिला मरीज को पहली बार अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी दी गई। पहले पेशेंट को ये प्लाज्मा थेरेपी दी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इससे काफी लाभ मिल रहा है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमने भी ये प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट कर दी है। कोरोना संकट के बीच में पिथौरागढ़ स्वास्थ्य विभाग को कुछ राहत मिली है। शासन ने जिले को 9 नई एम्बुलेंस दी है। डीएम ने इन सभी एम्बुलेंस को रवाना किया। नई एम्बुलेंस में 3 वेंटिलेटर्स की सुविधा है, 6 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। इन सभी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए किया जाना है। तो 3 वेंटिलेटर युक्त हैं, बाकी जो है साधारण एम्बुलेंस हैं, ऑक्सीजन युक्त हैं सभी। इनको हम कोविड में इस्तेमाल करेंगे। 3 हमारी जो है बेस हॉस्पिटल के लिए हमने रखा है। कोविड के संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के चलते अब युवाओं ने भी सरकार से वैक्सीन लगाने की मांग की है। टिहरी में युवाओं का कहना है कि कोविड है, दूसरा स्ट्रेन है ये और खतरनाक है। अधिकतर युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिससे डेथ रेट काफ़ी बढ़ रहा है। युवाओं का कहना है कि सरकार को चाहिए कि पहले वैक्सीन की व्यवस्था की जाए, युवाओं को भी वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले हफ्ते 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। कि सबको वैक्सीन लग रही है पर युवाओं को नहीं लग रही है, कि युवा ही तो देश का भविष्य है। और मैं तो चाहता हूं सरकार से कि सबसे पहले युवाओं को लगाना चाहिए वैक्सीन। हमारी सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द युवाओं को वैक्सीन लगाएं। ये सेकंड स्टन बहुत ही खतरनाक है और खासकर युवाओं पर इसका बहुत गंदा इफेक्ट हो रहा है। और जबकि सरकार ने निश्चित किया था कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन लगेगी, पर नहीं है, एक टाइम पे टाल दिया गया है, जो कि युवाओं के लिए बहुत बुरा है। जैसे कि हम देख रहे हैं स्ट्रेन 2 युवाओं में ही बढ़ रहा है ज़्यादातर। हम देख रहे हैं अपने आसपास भी ज़्यादातर जितने युवा हैं उनकी जान जा रही है। मुझे लगता है कि जितने युवाओं को ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, हमारी जल्द से जल्द युवाओं को वैक्सीन लगनी चाहिए। युवाओं को ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन की।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सोमवार को रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा समेत कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। बद्रीनाथ एनएच पर नरकोटा में बादल फटने से हाईवे बंद हो गया। वहीं कई घरों और दुकानों में भी मलबा घुस गया। ग्रामीणों की खेती, बिजली, पानी की व्यवस्था को भी भारी नुकसान हुआ। दूसरी ओर फतेहपुर, गैरसारी, कोटली में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है, लेकिन राहत वाली बात यहां पर यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सोमवार यानी कि कल उत्तरकाशी के चिन्यालीसौन के कुमराड़ा गांव में बादल फटने की घटना सामने आई। बादल फटने से सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ है। कुमराड़ा गांव में 300 परिवार रहते हैं। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। मौके पर एसडीआरएफ भेजा गया है। डीएम मयूर दीक्षित ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गांव में बिजली के पोल, पानी के पाइप पूरी तरह से टूट गए हैं। सड़क के पुश्ते और कुछ मवेशियों के भी बहने की सूचना है। अगली बादल फटने की खबर टिहरी से भी आ रही है। हम आपको बताएं, यहाँ के थत्योड़ के कंडाल गांव में ऊपर भी बादल फटा है, जिसमें 2 बाइकों के पानी में बहने की खबर है। गांव तक जाने वाला जो रास्ता है उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। इस पर आपको हम बता देते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया कि रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में बादल फटने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए वो कहते हैं संबंधित जिलाधिकारियों से फोन पर जानकारी ली गई है। प्रभावितों को तुरंत राहत और सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोनों जिलाधिकारियों को लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे, बीआरओ को आदेश दिए हैं जो सड़क बंद है उन्हें खुलवाया जाए ताकि जनता को परेशानी ना हो। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर भारी बारिश के चलते जिला पंचायत परिसर की दीवार गिर गई, जबकि बारिश और ओले पड़ने से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। तो जिला पंचायत परिसर की दीवार गिरी है। भारी बारिश के चलते ओले जो बरसे हैं उससे गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सल्ट उपचुनाव के नतीजों पर पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। जो जनादेश मिला उसे स्वीकार करते हुए पार्टी 2022 के चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करेंगी। कांग्रेस इस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ी थी और जो जनादेश है हम उस जनादेश को स्वीकार करते हैं और तमाम साथियों के साथ बैठ कर के इस पर हम मंथन करेंगे।